हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर नेशंस ऑफ बिम्स्टेक। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मालदीव्स। मालदीव्स जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है रौनक ने, यूनिक फैक्ट्स ने, टीजे एंटरटेनमेंट ने और प्रबीर मोंडल ने। टीजे एंटरटेनमेंट और प्रबीर मोंडल ने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से डिटेल में आप उसका आंसर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं और वीडियो के लास्ट में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं, लिख करके कमेंट करते हैं तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको भूल पाओ। तो आप आंसर ज़रूर किया कीजिए जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में। कब? 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य थे उनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और जो मौलिक कर्तव्य थे शुरू में इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2002 में। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया और इनकी कुल संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। और ये कहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं भारतीय संविधान में? तो भाग पार्ट 4A में, यानी कि अगर मैं बात करूं आर्टिकल की तो आर्टिकल 51A में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रसिया के संविधान से। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि गढ़वाल वंश की जो स्थापना है ये 823 ईस्वी में की गई थी। कब? 823 ईस्वी में गढ़वाल वंश की स्थापना की गई थी। और गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनकपाल के द्वारा। किसी किसी बुक में आपको कनकपाल देखने को मिलेगा। कनकपाल के द्वारा जो है 823 ईस्वी में गढ़वाल वंश की स्थापना की गई थी। और ये जो कनकपाल था ये परमार वंश का एक राजकुमार था और ये गढ़वाल राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। याद रखिएगा। अब जो गढ़वाल वंश के 3 प्रथम शासक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यशो विग्रह, यशो विग्रह। दूसरा है महिचंद्र, महिचंद्र। और तीसरा है चंद्रदेव, चंद्रदेव। ये जो 3 प्रथम शासक थे गढ़वाल वंश के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी किसी बुक में गढ़वाल वंश का संस्थापक दिया रहता है यशो विग्रह को, और किसी किसी बुक में चंद्रदेव आंसर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे कि आपका ऑप्शन आपको क्या मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना तो कनकपाल है और ना ही यशो विग्रह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव।
तो हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, इनमें से पूछा है कि इनमें से किस न्याय की बात हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, रिलीजियस जस्टिस। रिलीजियस जस्टिस की बात जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। बाकी इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। अब एक बार हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर की गई है जस्टिस की बात। जस्टिस में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो याद रखिएगा, उसमें रिलीजियस जस्टिस की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवान खैरात इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। दीवान खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, दीवान खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक, किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवान खैरात। दीवान खैरात जो है ये एक धर्मार्थ विभाग था जो अनाथों, विधवाओं और जो ज़रूरतमंद होते थे उनकी देखभाल करता था। तो दीवान खैरात किससे संबंधित है, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोनोलिथिक सर्कुलर पिलर कंस्ट्रक्शन मेथड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्ट ऑफ विच पीरियड। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है ये मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल की कला की विशेषता है। मौर्य जो शासक हुए हैं, मौर्य काल के जो शासक हुए हैं, मुख्य रूप से अशोक के द्वारा जो है ये विधि निर्मित करवाई गई थी और जो पाषाण स्तंभ थे उनमें इस विधि का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मौर्य काल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। और इसको कब बनवाया गया था, तो 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, कुवैत उल इस्लाम को। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लीड इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द इंडस पीरियड। सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो सिंधु काल में जो सीसा था यानी कि लेड था, ये आयात किया जाता था ईरान से। कहाँ से, ईरान से आयात किया जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये की गई थी 1885 में। कब की गई थी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे यानी कि बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ये हर साल होता था। तो 1886 में हुआ था। 1886 वाला जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1887 में जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये की गई थी 1870 में। 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो महादेव गोविंद रानडे।
महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रानाडे ने एस.एच. चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी के साथ मिलकर जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। याद रखिएगा, कई बार महादेव गोविंद रानाडे ना दे करके ये भी दिया रहता है, तो कहीं कहीं पर आपको आंसर ये भी देखने को मिलेगा, गणेश वासुदेव जोशी या फिर एस.एच. चिपलुंकर। अगर महादेव गोविंद रानाडे नहीं दिया है, अगर ये दिए हैं ऑप्शन में, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द रिवॉर्ड कमीशन एस्टेब्लिश्ड। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1852 में जो है इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था इनाम कमीशन का? तो इसका उद्देश्य उन जमीनों पर नियंत्रण करना था जिन पर राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा था। तो इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। असम दिया है, वेस्ट बंगाल दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी नाग पहाड़ी से निकलती है और रण के कच्छ में मिल जाती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लूनी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकेशन ऑफ सैडल पीक इज। सैडल पीक की अवस्थिति कहाँ पर है? तो सैडल पीक कहाँ पर है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में है, लेकिन अंडमान के नॉर्थ अंडमान में स्थित है सैडल पीक। और ये अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और पंचगंगा। ये क्या है? ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, घटप्रभा हो जाएगा, पंचगंगा हो जाएगा और मूसी। ये क्या है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लेकिन पेनगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये वर्धा नदी की सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड्स, वर्धा नदी जो है आगे जाकर किस में मिलती है? ये वेनगंगा के साथ मिलती है, वेनगंगा के साथ। जब ये वेनगंगा के साथ मिल जाती है तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? प्राणहिता के नाम से। किस नाम से? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और ये प्राणहिता जो है ये आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो बेसिकली जो ये वर्धा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और पेनगंगा जो है ये वर्धा नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच एरिया ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द नॉन इरीगेटेड फार्मिंग इज डन। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, असिंचित खेती या फिर नॉन इरीगेटेड फार्मिंग ये होता क्या है?
तो जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और सिंचाई के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं उसे कहा जाता है नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। और ऐसा कौन सा भारत का क्षेत्र है जहाँ पर नॉन इरिगेटेड फार्मिंग की जाती है? तो डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन के पठार में जो है नॉन इरिगेटेड फार्मिंग की जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर कॉल्ड? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी या स्वामित्व को निजी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति को बेच देती है उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में जो है ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा और आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। तो इसका मतलब क्या है? इनमें प्रत्यक्ष संबंध होता है यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मेन कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज? निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? इसमें से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है? तो देखिए, पॉल्यूशन मेन कारण है, ओजोन डिप्लीशन मेन कारण है और ग्रीन हाउस गैसेज, ये तीनों किस में आते हैं? जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एक्सेप्टेड बाय द यूएनएफसीसी? क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकारा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 यानी कि 1997 में जो है यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म होती है और इसके द्वारा 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1997 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोड लीवर ऑयल मेनली रिलेटेड टू? कोड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोड लीवर ऑयल है ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ये मछली के लीवर से निकाला जाता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है विटामिन डी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हिंदी में हो गया है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विटामिन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री? निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। किसको कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, क्योंकि राइबोसोम्स पर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसकी? प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स पर ही होती है, इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड दैट लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल होती है वो इस तरीके से होती है। ये हो गई हमारी सेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस को जो चारों तरफ से घेरती है मेम्ब्रेन, बाउंड करती है मेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पर ये इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक की।
प्रोकैरियोटिक की। यहाँ पर इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म में रहता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट किसमें, साइटोप्लाज्म में, याद रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो देखिए उनकी जो सेल होती है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि कोई भी इस तरीके से न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है जो इसमें है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर, वो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से बिखरा पड़ा रहता है, और ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। तो इनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण है, तो हम सभी जानते हैं पोटैटो, यानी कि आलू जो है ये एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट फॉर्म्स। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, इसका उपयोग जो है हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये एसिटिलीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है, और ये जो एसिटिलीन गैस है ये फलों को पकने में हेल्प करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। ऑप्शंस दिए हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−11 मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−12 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर, और 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।